नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे लेवल 1 पर्यावरण और लेवल 2 सामाजिकी शिक्षण विधियों और साथ में इनके मैटर के भी कुछ प्रश्न हैं। तो देखते हैं इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसके स्थान पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु संसद ने कौन सा अधिनियम बनाया। ठीक है, ये पहला प्रश्न है दोस्तों। देखिए 1930 की बात हो रही है। शारदा एक्ट यानी कि जो राजस्थान में अजमेर स्थान है, अजमेर से हरबिलास शारदा थे, है ना। उन्होंने ये प्रयास किया, क्या किया उन्होंने प्रयास कि 1929 था वो, कि उसका नाम था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, है ना। उसे लागू किया इन्होंने 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो ये 1930 आ गया। 1930 में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त करके उसके स्थान पर बाल विवाह की रोकथाम हेतु संसद ने कौन सा अधिनियम बनाया। तो बाल विवाह तय आयु नहीं, यहाँ आयु से कुछ नहीं संबंधित नहीं था। बाल विवाह और दहेज प्रतिषेध भी नहीं था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। बल्कि उसका नाम था बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006। ठीक है, यानी कि बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 इसका फिर नाम रखा गया, वापस बदलकर 2006 में। और ये कब लागू हुआ 2006 वाला, ये हुआ था 1 नवंबर 2007 को। ठीक है, याद रखना 1 नवंबर 2007 को लागू हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक दिवेर का युद्ध कब लड़ा गया। प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो दिवेर का युद्ध है वो दोस्तों कब लड़ा गया था। तो ये जो दिवेर का युद्ध है दोस्तों, ये हुआ था 1576, 1589, 1582 या 1597। तो 1500 जो 82 है ईस्वी, इसमें दिवेर का युद्ध लड़ा गया था, है ना। किन के बीच लड़ा गया था, तो ये लड़ा गया था महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच ना। और मुगलों का सेनापति कौन था, तो वो था अकबर के चाचा सुल्तान खान। कौन थे, अकबर के चाचा सुल्तान खान थे। दोस्तों ध्यान रखना, इस युद्ध में महाराणा प्रताप के जो बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने भी भाग लिया था। ठीक है, और ये युद्ध हुआ कब, ये हुआ था 26 अक्टूबर 1582 को। और उस दिन क्या था, दशहरा था दोस्तों, दशहरा ना, विजयदशमी थी। इस दिन ये ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। और हाँ, जो दिवेर है उसको कर्नल जेम्स टोड ने कहा मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था दोस्तों, मेवाड़ का मैराथन। और ये दिवेर है वो आपके राज संबंध में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों FSI। क्या बोलते हैं, FSI, यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी फॉरेस्टर सर्वे ऑफ इंडिया, है ना। यह है भारतीय वन सर्वेक्षण, है ना। इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1981 को। 1 जून 1981 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, किसकी, भारतीय वन सर्वेक्षण की। और इसका जो मुख्यालय है वो है आपके देहरादून, उत्तराखंड में इसका मुख्यालय। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगर बात करूं मैं नागपुर की दोस्तों, है ना, तो नागपुर में क्या है, नागपुर में है आपके राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, है ना। ये नागपुर में स्थित है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 3 है उसमें विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है निम्न में से कौन सा एक पर्यावरणीय समस्याओं का कारण नहीं है। मानव जनसंख्या में वृद्धि, प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, तीव्रता से हो रही वैज्ञानिक प्रगति या वृक्षारोपण करना। तो देखिए जो पर्यावरणीय समस्या है ना, किस कारण से नहीं हो रही, बाकी 3 कारणों से हो रही। तो देखिए मानव जनसंख्या जितनी वृद्धि होगी उतनी पर्यावरण समस्याएं बढ़ेगी, है ना। प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण, अगर यहाँ पर विवेकपूर्ण आता तो नहीं होता, अविवेकपूर्ण है, इसका मतलब ये भी समस्या अविवेकपूर्ण है, बिना सोच समझ कर लगातार दोहन कर रहे हैं, है ना, वन को काट रहे हैं, नदियों को दूषित कर रहे हैं, ये पर्यावरणीय समस्याओं का कारण है।
तीव्रता से हो रही वैज्ञानिक प्रगति, ये भी है। देखिए तीव्रता से आज विज्ञान का युग है, तो वैज्ञानिक प्रगति हो रही है, अनुसंधान हो रहे हैं ना, तो इससे क्या होता है, इससे भी पर्यावरणीय समस्याएं होती है। तो बच्चा कौन सा, वृक्षारोपण। अगर आता कि भाई वृक्षों का कटाव करना, तब तो पर्यावरण समस्या होती, लेकिन जो वृक्षारोपण है वो पर्यावरण समस्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पर। प्रश्न संख्या 5 है कि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम 3 अग्रणी राज्यों में से कौन सा नहीं है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में, है ना, सौर ऊर्जा उत्पादन में पूछा है कि शुरुआती जो 3 अग्रणी राज्य है अपने भारत के, उनमें कौन सा नहीं है, पूछा है दोस्तों। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान या तेलंगाना। देखिए कहीं पे 2014 के आंकड़े हैं, कहीं पे 16 के आंकड़े, और मैं लेकर आया हूँ आपके 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार जो कर्नाटक है वो नंबर 1 पर है सौर ऊर्जा उत्पादन में अपने भारत में। ठीक है, नंबर 2 पर है तेलंगाना, और नंबर 3 पर है दोस्तों राजस्थान। इसका मतलब जो मध्य प्रदेश है वो 3 अग्रणी राज्यों में नहीं आकर जो शुरुआत के जो 10 है राज्य, उसमें मध्य प्रदेश का नाम भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है कि सेरीकल्चर का संबंध निम्न में से किससे है। सेरीकल्चर का जो संबंध है निम्न में से किससे है। यह सेरीकल्चर क्या होता है, मछली पालन, दूध उत्पादन, मधुमक्खी पालन, या रेशम कीट पालन। तो देखिए जो मछली पालन है या मत्स्य पालन है ना, इससे कहते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर बोलते हैं। दूध उत्पादन तो यहाँ पे नहीं है इनसे संबंधित। ठीक है, मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों एपी कल्चर। ठीक है, एपी कल्चर है ना। और जो रेशम कीट पालन है इससे कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, यानी कि जो रेशम के लिए कीड़ों को पाला जाता है रेशम प्राप्त करने के लिए, वो उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 6 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 7 पर दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 है कि ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। 11 जुलाई, 22 मार्च, 16 सितंबर या 22 अप्रैल। ओजोन संरक्षण दिवस पूछा है तो दोस्तों ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन जो परत होती है आपको पता है पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है ना। अगर ओजोन पराबैंगनी किरणों को नहीं रोकती तो हमें त्वचा संबंधी कैंसर हो जाते हैं। ओजोन का सूत्र O3 याद रखना। ठीक है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। बाकी देख लेते हैं 11 जुलाई को, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर 22 मार्च की बात करूं तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल की करूं तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 7 है वहाँ विकल्प नंबर क्या होगा, विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों कि पर्यावरण शिक्षण में, ये अब शिक्षण विधियों के प्रश्न आ रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण में करके सीखना किस सिद्धांत का मूल उद्देश्य है ना। करके सीखना पूछा है। देखिए अभिप्रेरणा का सिद्धांत, इसमें तो बालक को अभिप्रेरित किया जाता है ना, आंतरिक अनुभूति होती है, तो यहाँ करके सीखना नहीं होगा। रुचि का सिद्धांत में तो बालक को जिन चीज़ में रुचि होती है, जिस तरीके से रुचि होती है ना कि भाई इस प्रकार बालक पढ़ेगा तो उसको वैसी रुचि ला के पढ़ाया जाता है। और नियोजन में क्या होती है कि जो शिक्षण होती है पढ़ाने की या पढ़ने की, उसकी योजना बनाई जाती है, उसके उद्देश्य क्या होंगे, विषय वस्तु क्या होंगे, क्या प्रक्रिया है ना। बाकी जो करके सीखना है वो होता है व्यावहारिक रूप, है ना। व्यावहारिक रूप होता है दोस्तों करके सीखना में, और इसे कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 8 में। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 पर। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से कौन सा मृदुल उपागम है। मृदुल उपागम पूछा है। देखिए ये मृदुल उपागम क्या है बताता हूँ कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री पढ़ी होगी आपने ना, उसमें देखिए उसके मुख्य रूप से 2 टुकड़े हुए, एक तो प्रकृति के आधार पर और एक है निर्माण के आधार पर। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर जो आप पढ़ते हो वो श्रव्य दृश्य वो होती है 3, है ना। निर्माण के आधार पर एक तो होता है मृदुल उपागम और दूसरा होता है दोस्तों कठोर उपागम। ठीक है, मृदुल और कठोर उपागम। अब देखिए मर्दुल उपागम किसे कहते हैं, यानी कि जिनमें शिक्षक जिनका निर्माण क्या करे,
किसी तकनीक के, बिना किसी कोई यंत्रों के स्वयं अपने स्तर पर जिनका निर्माण करे वो मर्दुल उपागम है ना। जैसे कि मान लीजिए ग्राफ है, इसका निर्माण शिक्षक खुद ही तो करता है भाई, ग्राफ लाता है बनाता है बस। बाकी चीज़ें देखो, जो ग्लोब है, ब्लैक बोर्ड है, OMHP है, ये चीज़ें क्या है, ये कठोर उपागम में आएगी। यानी कि कठोर उपागम क्या है, इनका निर्माण शिक्षक नहीं करता है ना, ये शैक्षिक मशीनें होती है, ठीक है, तकनीकें होती हैं इनमें। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है कि कोई वस्तु कैसी है, इसका निर्णय किससे किया जाता है। कोई वस्तु कैसी है ना, तो इसका निर्णय किससे किया जाता है, मापन से, परीक्षा से, मूल्यांकन से, उक्त सभी से। तो देखिए मापन में तो मापना होता है कि यहाँ कोई वस्तु कैसे नहीं, अगर पूछता कि कोई वस्तु कितनी है ना, मापन में पूछता कि कोई वस्तु कितनी है तब मापन होता, तो ये मापन हट जाएगा तो उक्त सभी भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, परीक्षा से या मूल्यांकन से। अब देखिए मूल्यांकन में क्या होता है कि कोई वस्तु कैसी है ना भाई, कोई वस्तु कैसी है, समस्यात्मक है, निदानात्मक है या फिर उपचारात्मक, उसमें सुधार हुआ है ना, तो वो परीक्षा तो प्रक्रिया होती है, परीक्षा लेकर उसका परीक्षण करके फिर निर्णय दिया जाता है ना। मूल्यांकन में होता है निर्णय देना, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 10 है दोस्तों, वहाँ पे विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है कि पर्चा प्रतिमान संरचना का सोपान कौन सा नहीं है। पर्चा प्रतिमान जिसमें कि शिक्षक से बालक क्या करे, प्रश्न पूछे, शिक्षक बालक को प्रश्न पूछने के लिए अभिप्रेरित करे दोस्तों, वो क्या होता है, वो पर्चा प्रतिमान कहलाता है ना। अब देखिए पर्चा प्रतिमान ये जो संरचना है, इसका सोपान कौन सा नहीं है, कौन सा इसका चरण नहीं है, वो ध्यान में रखना। समस्या का प्रस्तुतिकरण, तो बिल्कुल देखिए कोई भी समस्या होती है उसका सबसे पहले चयन किया जाता है, समस्या का प्रस्तुतिकरण शिक्षक बालकों के समक्ष करता है। समस्या समाधान का प्रक्रिया ये शिक्षक और छात्र दोनों करते हैं। छात्रों को जो भी प्रश्न पूछने होते हैं शिक्षक से पूछते हैं, शिक्षक उसका उत्तर भी देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, अंत में सूचनाओं का वो संगठन करते हैं, तथ्यों को इकट्ठा करते हैं और परिणाम निकालते हैं, परिणामों की प्राप्ति तक पहुँचते हैं, निष्कर्ष तक पहुँचते हैं ना। तो कहने का मतलब ये तीनों तो है, जबकि जो उपयुक्त में से कोई नहीं है वो इसका सोपान नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर कि सामाजिक शिक्षण में प्रयुक्त ग्राफ या आरेख का रूप क्या है। तो सामाजिक शिक्षण में जो प्रयुक्त ग्राफ या आरेख पूछा है दोस्तों, ग्राफ या आरेख यानी कि जिसमें आंकड़े हो ना, जिसमें क्या हो, आंकड़े होते हैं, ग्राफ या आरेख में आंकड़े बताए जाते हैं। तो देखिए चित्र ग्राफ में चित्र कोरे जाते हैं, दंडलंब ग्राफ में क्या किया जाता है, इसमें दंड बनाया जाता है, आरेख दंडारेख बनाया जाता है। क्षेत्रफल वाले ग्राफ में किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल निकाला जाता है ना ग्राफ के माध्यम से। तो इसका मतलब क्या है कि जो उपयुक्त सभी है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे ग्राफ या आरेख का रूप सामाजिक शिक्षण में, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 12 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 के निम्न में से कौन सी केवल दृश्य शिक्षण सामग्री, केवल क्या पूछा है, दृश्य शिक्षण सामग्री है। चित्र, वीडियो, टेप रिकॉर्डर या लिंगवा फोन। तो देखिए लिंगवा फोन, टेप रिकॉर्डर ये दोनों क्या है, ये दोनों है श्रव्य सामग्री, ठीक है। जबकि वीडियो क्या है, वीडियो श्रव्य और दृश्य दोनों है ना, सुनते भी है, इसे देखते भी है। और जबकि जो चित्र है वो चित्र क्या है, दृश्य सामग्री है, चित्रों को केवल हम देख के ही समझ सकते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जो प्रश्न 14 है वो है कि सामाजिक अध्ययन व पर्यावरण शिक्षण का, है ना, किसी में भी ले लो, देना कि आपने को व्यावहारिक ज्ञान देने हेतु सर्वोत्तम पद्धति या सर्वोत्तम विधि कौन सी। देखिए भाषण पद्धति में शिक्षक भाषण देता है ना, भाषण देता है, तो ये क्या हुआ, ये भाषण देना और पाठ्य पुस्तक विधि, इसमें भी शिक्षण ही सक्रिय रहता है, दोनों में बच्चे केवल निष्क्रिय बनकर सुनते रहते हैं ना। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो सैद्धांतिक है। देखिए ज्ञान में एक होता है सैद्धांतिक ज्ञान और एक होता है व्यावहारिक ज्ञान। तो ये कौन सा ज्ञान है, सैद्धांतिक है, केवल सिद्धांत बताए जाते हैं ना। व्यावहारिक ज्ञान में जब बालक कार्य करके सीखता है ना, वो होता है व्यावहारिक ज्ञान, है ना। व्याख्यान पद्धति, तो ये भी यही है, व्याख्यान पद्धति भी क्या है, सैद्धांतिक है, इसमें भी वही है, भाषण की तरह व्याख्या देता रहता है, तो ये भी हट जाएगी, ठीक है। तो विकल्प नंबर 3 है प्रोजेक्ट पद्धति, है ना। किस इसके विचारक कौन थे, जॉन डीवी इसके विचारक थे प्रोजेक्ट विधि के। किल पेट्रिक इसके जनक कहलाए। इसमें
होता क्या है कि बालक को प्रोजेक्ट दिया जाता है समस्या का समाधान करने के लिए, बालक खुद करके सीखता है इसमें ना। तो प्रोजेक्ट पद्धति में व्यावहारिक ज्ञान मिलता है बालक को, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 14 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न संख्या 15 पर। प्रश्न संख्या 15 है कि सामाजिक अध्ययन समाज द्वारा समाज का अध्ययन है, तो परिभाषा किसने दी है ना, याद रख लेना परिभाषा आएगी। सामाजिक अध्ययन 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर के लिए है। समाज द्वारा और समाज का ही अध्ययन करना सामाजिक अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी? जॉन ड्यूवी, बाइनिंग एंड वाइनिंग, अरस्तु या एमपी मुपात। सो जॉन ड्यूवी कौन थे? जॉन ड्यूवी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा करके सीखने पे बल दिया था, है ना। अगर पूछ लिया जाए कि करके सीखने पर सर्वाधिक बल किन्होंने दिया, जॉन डीवी ने दिया। वो कौन थे? वो थे जॉन डीवी। आपके भी हमने पिछले प्रश्न संख्या 14 में देखा था, जो प्रोजेक्ट विधि, उसका उत्तर था प्रोजेक्ट विधि के सर्वप्रथम विचारक यही थे, ठीक है। बाकी बाइनिंग एंड बाइनिंग अरस्तु ने नहीं दिया ये। और ये जो कथन है ना, उक्त परिभाषा ये दी थी एमपी मुपात ने दी थी, है ना। एमपी मुपात ने कहा कि जो सामाजिक अध्ययन है समाज द्वारा समाज का ही अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 15 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के पर्यावरण और सामाजिक शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, तो बिल्कुल लाइक और शेयर कीजिए, और हाँ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।